नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 की एसटीए बी के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें अलग अलग शिफ्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जितने भी हमें पता चले हैं उन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, अभी एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो हमें 20 क्वेश्चंस मिले हैं उनको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो पहले भी हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 में 2021 के क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो दे रखा था वो करना है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिक्षा संबंधित आपको अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 21A और आई थिंक ऑप्शन में भी आपके यही था। 12 नवंबर सेप्टम 10 का जो एसटीए बी का एग्जाम हुआ उसमें यही क्वेश्चन आया कि शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है 21A। और ये सेम क्वेश्चन हमने करवा रखा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखिए। हमने जो 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी उसमें ये क्वेश्चन हमने शामिल किया था। अब इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा संबंधित अनुच्छेद या संविधान संशोधन कौन सा है, तो वह 86वां संविधान संशोधन है, यानी कि 86 संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A निशुल्क शिक्षा का है। और ये अनुच्छेद या फिर ये संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स नोट कर लेते हैं। यदि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आई तो आपको इस प्रकार से करना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। शिक्षा संबंधित अनुच्छेद है 21A जो निशुल्क शिक्षा संबंधित है। 2002 में संविधान संशोधन हुआ 86 नंबर, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये है G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। और ये सेम क्वेश्चन हमने 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में करवा रखा है, यानी कि मैंने जितने भी 20 क्वेश्चन देखे हैं उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने करवा रखे हैं और आपको सेम पूछ लिए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन यदि आपका राइट आंसर होगा तो उसमें भारत ऑप्शन में है, तो भारत इसका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि G7 में कौन कौन से देश शामिल है आप लिख लीजिए। G7 में आपको ये मैंने ट्रिक भी बताई थी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी। इसका मतलब है जर्मनी फ्रांस आप लिख लीजिए, जापान, यूएस, इटली, कनाडा और ये आपके अमेरिका। ये ट्रिक यदि आपको याद है तो आप इजीली ऑप्शंस को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। यदि आपका ये क्वेश्चन हो कि G7 का गठन कब किया गया, तो ये आप नोट कर लीजिए 1975 में, यानी कि 75 में G7 का गठन हुआ। ये आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारी प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखिए, उनमें हमने ये सेम क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ई लर्निंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, या फिर इंग्लिश में क्वेश्चन हमें मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री इज टॉप इन ई लर्निंग, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इसका आंसर हम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यदि आपके ऑप्शन में डेनमार्क था तो आपको ये वाला राइट करना है, यदि डेनमार्क नहीं था तो यूएसए आप कर सकते हैं, ये भी इसका राइट आंसर है। ई लर्निंग में टॉप में आपकी यानी कि शीर्ष पर प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, तो ये राइट आंसर होगा। नहीं तो आपकी यूएसए राइट आंसर है। जो आपके ऑप्शन में मिले आपको करना है। यदि दोनों मिले तो आपको डेनमार्क की तरफ जाना है, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, डीआरडीओ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, दो टॉपिक है मैं आपको लिखवा देता हूँ। या तो अपनी यानी कि डीआरडीओ अपने बारे में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दे रहा है, तो एक शिफ्ट में आपको फुल फॉर्म देखने को मिली, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, दूसरी स्थापना कब हुई, तीसरे में ये
मिसाइल के बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, पूरी नोट कर लीजिए जानकारी, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली आंसर दे पाए। मिसाइल का नाम है VLSRSAM मिसाइल। क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज इसका आंसर करना है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स नोट कर लीजिए। ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च किया गया इसका। इसकी रेंज शॉर्ट है, यानी कि छोटी दूरी है, और सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से हवा में वार करने के लिए ये बनाई गई है। अब इसके बारे में नोट करना है आपको। सफल परीक्षण कब किया गया, तो आपको लिखना है 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया, तो चांदीपुर ओडिशा में। ये भी पूछा जा सकता है, चांदीपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया। किसको समर्पित है, तो इंडियन नेवी को ये समर्पित की गई है। DRDO के द्वारा इंडियन नेवी को ये समर्पित की गई है। और इसकी रेंज लिख लीजिए, 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, VLSRASAM मिसाइल की रेंज क्या है, तो 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आई थिंक आपके ऑप्शन में यही आंसर था, तो आपको यही करना है। 23 अगस्त 2022 को चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया और इंडियन नेवी को समर्पित की गई है। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछा गया, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेसेसरी की स्पेलिंग, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे, कौन सी राइट थी वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड पावर से ही सॉल्व होते हैं। यहाँ आप कोई भी स्पेलिंग आपको मिल सकती है, चेक करनी है कौन सी राइट है। तो नेसेसरी की ये राइट स्पेलिंग आपको दे रखी है, इस प्रकार से आपको करना है। आगे जो क्वेश्चन है वो भी जनरल इंग्लिश का है। सिनोनियम ऑफ ट्रैंक्विल, ये आपको देखने को मिला है। तो सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ऑप्शन में क्या था वो हमें पता नहीं है, लेकिन जितने भी सिनोनियम्स होते हैं वो हमने एक साथ लिखे हैं। तो आपको ऑप्शन इनमें से कोई भी मिल सकता है। ये सारे एंटोनियम हैं, यानी कि सिनोनियम्स है ट्रैंक्विल के। देख सकते हैं, स्टोइकल, सोबर, अनट्रबल्ड, अनइमोशनल। आपके जो भी ऑप्शन में मिले वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको सिनोनियम से पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है विटिलिटी का सिनोनियम, यानी कि पर्यायवाची। एंटोनियम सिनोनियम की कोई ट्रिक तो है नहीं, आपको याद ही करना होता है। ऑप्शन हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सारे सिनोनियम एक साथ लिखे हैं। आपके ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्लाउड, कंटिन्यूटी, इंटेंसिटी और स्प्लिंग। ये चारों ही विटिलिटी के सिनोनियम है, आप इनको याद कर लीजिए। यदि आपकी शिफ्ट में इसमें से कोई भी मिले ऑप्शन में, तो आपको वो वाला टिक करना है। तो एंटोनियम और सिनोनियम आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मॉडरेट लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था। तो इसके बारे में हम 4 से 5 आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में आ जाए। तो हम पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के साथ 2 व्यक्ति और थे। तो प्रथम है विनोबा भावे और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो आपको जवाहरलाल नेहरू की तरफ जाना था। और यदि पहले व्यक्ति पूछे तो विनोबा भावे। और इसी आंदोलन का, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। ये भी आपको याद कर लेना है। दिल्ली चलो आंदोलन में कब हुआ पूछा जा सकता है, 11 अक्टूबर 1940। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, पहले व्यक्ति विनोबा भावे। तो आप याद कर लीजिए। इन 4 से 5 मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आप इन चारों पांचों को नोट जरूर कर लीजिए। यदि आपसे पूछे कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कब तक चला, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 1942 तक चला, 1940 से 1942 तक चला। 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनको नोट जरूर कर लीजिए या एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है सिनोनियम से, यानी कि जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लाइफ का सिनोनियम। तो जो आपके ऑप्शन में मिले इनमें से वो कर दीजिए।
एक्सटेंस, बीइंग, लिविंग, एंटायर और स्प्लिट ये आपकी लाइफ के सिनोनियम्स है, तो आप इन सभी को जरूर याद कर लीजिए। 5 सिनोनियम स्क्रीन पर दे रखे हैं, इनमें से आपको ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है, पांचों में से एक आपको मिलेगा, वही आपको टिक करना है। आई थिंक जो इस बार शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ उसमें लाइफ का सिनोनियम पूछा होगा और ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, यानी कि एक्सिस्टेंस आपको ऑप्शन में दिया होगा। हो सकता है कोई और हो, लेकिन मुझे यही लगता है, तो आपने ये सही किया होगा। आगे क्वेश्चन है, ये पूछा गया कवच क्या है। तो कवच के बारे में आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। ये एक स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो पूर्णतः भारत में बना है, यानी कि स्वदेशी है। और ये ट्रेन की सुरक्षा करता है, यानी कि स्वतः ब्रेक लगवा देता है। स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच। आपको बस इतना ही करना था, राइट आंसर ये आपका है। और पूर्णतः यह भारत में बनाया गया है, यानी कि स्वदेशी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, क्वेश्चन यही आया है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर लीजिए। पहला, इसे क्या कहा जाता है, निर्माण किसने करवाया और कहाँ स्थित है। 3 आपको पॉइंट लिख लेने हैं, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो ये भी आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो मैंने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज में आपको करवा रखा है। अब इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो भी लिखा हुआ है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस वंश ने करवाया, तो वो भी आपको करना है गंग वंश। यानी कि 4 क्वेश्चन बने हैं। कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है, ये भी नोट कर लीजिए, ओडिशा राज्य में स्थित है। और बस इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलाश मंदिर आ सकता है, महाराष्ट्र एलोरा में है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम ने करवाया। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि घड़ी में आपको ये टाइम दे रखा है, तो मिरर में क्या होगा। तो रीजनिंग के मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, उनमें ये क्वेश्चन शामिल किया था। मिरर में जब भी क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यदि आपके घड़ी में दे रखा है 11:40, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से ये टाइम घटा देना है। जो भी आपको टाइम क्वेश्चन में दे रखे कि घड़ी में ये टाइम है, तो बताइए मिरर में कौन सा टाइम होगा। तो उस टाइम को 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। मान लीजिए आपको टाइम दे रखा है 8:50, क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में 8:50 हुए हैं, तो बताइए मिरर में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आपको 11:60 में से 8:50 घटा देने ही, तो आपका बचेगा 10 और आपके यहाँ रहेंगे 3, है ना। इजीली कर सकते हैं, यानी कि 3:10 आपको मिरर में दिखाएंगे। इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको पूछा 49 नंबर का चीफ जस्टिस कौन है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, वैसे तो करंट अफेयर्स का। 49 के चीफ जस्टिस कौन है, तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। पहले तो आपको इसका आंसर बता देते हैं। 49 नंबर का है यू ललित। यदि आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा तो पूरा नाम मिल सकता है उदय उमेश ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। अभी जो 50वें नंबर की है वो है वाई चंद्रचूड़। तो 50वें नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। वाई चंद्रचूड़ उन्हें शपथ दिलाई गई है 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2022 को 50वें नंबर चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई गई है। और ये शपथ कौन दिलवाता है, तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, जो अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, किसने शपथ दिलाई, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 नवंबर 2022 को शपथ दिलाई। 47 नंबर की शरद अरविंद बोबडे हैं और 46 नंबर के रंजन गोगोई है। आपको ये इतने नोट कर लेने हैं, यानी कि 46 लेकर आपको 50 नंबर तक के चीफ जस्टिस याद कर लेने हैं कौन कौन रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सेक्टर प्राइमरी में शामिल नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन मिले थे, इनमें से जो 3 थे वो प्राइमरी में शामिल थे, लेकिन चौथा नहीं था। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद बैंकिंग इसका राइट आंसर था। बैंकिंग आपकी तृतीय सेक्टर में आता है, यानी कि तीसरे सेक्टर में आता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र जिसमें बैंकिंग, ई मित्रा, इस प्रकार की
सेवाएं आती हैं उन्हें तीसरे सेक्टर में शामिल किया गया है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो नोट कर लीजिए 1 जनवरी 1958। इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन पहले जी सतीश रेड्डी थे, लेकिन अभी समीर कामाद है। समीर कामाद इसके चेयरमैन है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बता देते हैं, हो सकता है आपकी एग्जाम में उनमें से कुछ पूछा जाए। पहले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958। अध्यक्ष हैं पहले जी सतीश रेड्डी थे, लेकिन अभी समीर कामाद है। 23 अगस्त 2022 को VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडियन नेवी को समर्पित है और चांदीपुर ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया। इसका मूल वाक्य या फिर आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का मुख्य जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा है। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीआरडीओ से? बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। इसरो से यदि क्वेश्चन पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो भी आप नोट कर लीजिए 15 अगस्त 1969 यानी कि ये आपकी है 15 अगस्त 1969 को हुई। और इनकी जो अध्यक्ष है वो है सोमनाथ। इसरो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया 12 और 13 शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको एक्सप्लेन करवा रहे हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो नोट कर लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, आपको नोट कर लेनी है। और सारी डिटेल्स हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दी है, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 और 13 नवंबर 2022 को STA-B के एग्जाम में पूछे गए थे। आपको भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।